वेलकम टू एसकेएम इंस्टीट्यूट। आई एम वीके सिंह। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में मैं BHIC 101 इस विषय का ब्लॉक 4 यानी कि बुक 4 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये आखिरी ब्लॉक है। तो इसमें टोटल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 7 चैप्टर्स हैं, 7 यूनिट्स है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो जनपद एंड महाजनपद इसे हम आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो 14 चैप्टर होगा वह है अलेक्जेंडर्स इन्वेजन के बारे में, सिकंदर के आक्रमण के बारे में। फिर उसके बाद जो है राइज ऑफ मगध यानी जो मगध एम्पायर का उत्कर्ष हुआ था। फिर उसके बाद 16th चैप्टर जो है वह मौर्यन एम्पायर का है और 17th में भी सेम जो है मौर्यास के बारे में डिस्कशन होगा। 18th चैप्टर्स जो है वह एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि किस प्रकार का जो है एटीट्यूड था उस समय, जो समाज था उसका। और 19th चैप्टर जो है वो जेंडर पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। बेसिकली वीमेंस के बारे में इसमें जो है काफ़ी कुछ डिटेल में इस यूनिट में दिया गया है। तो इन चैप्टर्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एक सिंगल रिकॉर्डेड क्लास के अंदर। तो आज के इस सेशन में मैं जनपद एंड महाजनपद ये यूनिट डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली अभी तक हमने यह देखा कि इससे पहले का जो यूनिट था उसमें रिलीजन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा, देखा कि किस प्रकार से जो रिलीजन है वह एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है, समाज को जो है एक डायरेक्शन दे रहा है। और अब हम उसी पर्सपेक्टिव में यह देखेंगे कि वह जो सामाजिक संरचना थी, ठीक है, वह किस ओर जा रही थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शक्तिशाली जनपदों महाजनपदों का जो है उत्कर्ष होता है। तो बेसिकली ये जो पूरा जो चैप्टर है उस समय जो जनपद और महाजनपद जो प्रचलित थे उनके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। आप लोग जानेंगे कि कितने जनपद हुआ करते थे, महाजनपदों के नाम। बेसिकली इस चैप्टर में जो भी चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है मैं इस लेक्चर में इंक्लूड करूँगा। और इसके बाद जो है जो गेस्ट पेपर मैं प्रोवाइड करूँगा, क्लास नोट्स, फिर उसके बाद गेस्ट पेपर। तो ये मोर देन एनफ होगा। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इसी में से आएंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ ये जो मेंटरशिप बैच है इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए है और यह वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसमें 999 का यह बैच है जिसमें आपको आपके विषयों से संबंधित रिकॉर्डेड लेक्चर्स में प्रोवाइड करूंगा। साथ ही आपको सॉल्व असाइनमेंट्स के PDF, सॉल्व असाइनमेंट्स के PDF के अलावा जो है गेस्ट पेपर के PDF, ठीक है। और ये जो बैच है ये 999 में ये 3 साल के लिए जो है वैलिड रहेगा। साथ ही आपको हेल्पलाइन में मैं प्रोवाइड करूँगा। इससे आप जो है हमारे इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट में रहेंगे। इग्नू से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लर्नर IAS की तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वह उन्हें जो है हमारा एकलव्य मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें जो है जुड़ने का मौका मिलेगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। इंट्रोडक्शन। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो शहरों का उदय हो रहा था, बेसिकली गंगा घाटी के राज्यों और शहरों का जो हम उदय देखते हैं, इसमें बेसिकली कृषि का जो है बहुत बड़ा रोल है। कृषि के ही विस्तार के कारण जो है अधिशेष हुआ, जो अनाज अन्न पैदा हो रहे थे उससे जो है एक बूस्ट मिला इकोनॉमी को। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो लोहे का जो उद्भव है, जो लोहे का आगमन होता है समाज में, उससे भी जो है समाज को जो है एक गति मिलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कई सारे जो है काम समाज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई चमड़े का काम कर रहा है। कृषि के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो कृषि और मवेशी यही हुआ करते थे और कुछ लकड़ी वगैरह वगैरह के जो कार्य होते थे। लेकिन हम देखते हैं कि अब समाज जो है इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, इसमें कई सारी चीज़ें जो है हम देखते हैं कि समाज में हो रहा है। और इसके अलावा जो बिजनेसेस हो रहे हैं, जो
कह सकते हैं कि एक तरह से एक राज्य से निकल करके रोज लोग जो है व्यापार के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं, दूसरे शहरों में जा रहे हैं। जो शहर जो व्यापार के केंद्र हैं वहाँ पर ज़्यादा लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है एक शहरी व्यवस्था जो है इंक्रीज़ होती चली जा रही है। और इसी क्रम में हम ये देखते हैं कि जो शासक वर्ग है उनका जो है प्रभुत्व और अधिक होने लगता है। हालाँकि जो पुरोहित वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, उनका भी जो है प्रभुत्व था। और इसी बीच जो वैश्य वर्ग हैं, जिन्हें जो व्यापारी वर्ग है, ठीक है, उनके पास जो है धन एकत्रित होने लगा और वह भी जो है धनी हो गए। तो इनका भी समाज में जो है दबदबा रहने लगा। हालाँकि ये एक रैंकिंग के आधार पर था। सबसे पहले जो है पुरोहित, ब्राह्मण ये सबसे शीर्ष पे ही थे, ठीक है। और इनके मैं कह सकता हूँ कि अब जो शासक वर्ग था वो भी कुछ हद तक जो है इनके लेवल पे वो भी काफ़ी प्रभुत्वशाली हो गए थे। और उनके बाद जो है जो वैश्य हैं, जो व्यापारी वर्ग था, उनका नाम आता है। तो हम देखते हैं कि जो चौथा वर्ण था शूद्र, ठीक है, अब यह जो है एक कह सकते हैं कि उनके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा शोषण होने लगा था। और इसके अलावा ये तो वर्ण व्यवस्था थी, हम देखते हैं कि जो जाति व्यवस्था है, ठीक है, यह अब समाज में देखने को मिलती है। याद रखिए जो जाति का जो उद्भव है यह कार्य के प्रति है। जो जिस कार्य में लगा हुआ था उसे जो है उस जाति उसकी एक जाति उसकी उसे उसको उसका पहचान बना दिया गया, तो वह उसे जाति डाल दिया गया। यहाँ पे जाति का मतलब होता है, ये जटा धातु से बनी हुई है जिसका अर्थ होता है जन्म। तो जो जन्म से, जैसे कि कोई लोहार है, ठीक है, अब लोहे का कार्य तो पहले तो लोहा होता नहीं था, लोहा तो बाद में आया, तो लोहे के काम जो करने लगे उन्हें लोहार बोला गया। और उसके उनकी जो संतानें जन्म ली, ठीक है, तो उनको स्वतः ही उनको जो है उस जाति में, क्योंकि वो जन्म से ही लोहार तय था कि वह जन्म से ही लोहार बनेगा, तो इस तरह से जाति का उद्भव हुआ। हालांकि वर्ण अलग है, वर्ण जो है 4 तक सीमित है और जाति जो है वह बढ़ती चली जाती है, अब सीमित नहीं है। जितने प्रकार के कार्य होंगे, जितने तरह के लोग कार्यों में लगे रहेंगे, उनकी जाति उस तरह से हो रही है। और ये पूरी दुनिया में भी देखने को मिलती है, ठीक है। एडम स्मिथ का मतलब भी आप समझते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि जो जाति व्यवस्था है वह कार्य से रिलेटेड थी और यह जो है अपने फायदे के लिए जो है उसे जन्म से ही इसे फिक्स कर दिया गया कि जो इस का बेटा है, मतलब जो लोहार का बेटा है वो लोहार ही बनेगा। तो यह जाति है। और वर्ण और जाति थोड़ा सा जो है मिक्स लगता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के आधार पर अलग अलग है। अब हम देखते हैं कि सिक्कों का, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हाँ, अब जो है पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब कि व्यापार के लिए एक वस्तु को दूसरे वस्तु से एक्सचेंज कर दिया जाता था, विनिमय कर दिया जाता था। लेकिन फिर जो है हम देखते हैं कि वहाँ पे आहतों का या सिक्कों का चलन शुरू होता है। इसे कहपना भी कहते हैं, करसापना भी कहते हैं, और सिक्के के नाम से हम तो जानते ही हैं। तो तांबे और चांदी के सिक्के का यूज हुआ था व्यापारियों या शासक संघों के द्वारा। इस पर प्रतीक भी अंकित किए जाते थे और ये मानक की गारंटी होती थी। इस सिक्कों के चलन की वजह से जो है सूदखोरी, साहूकारी, ये सब जो है पेशा सामने आने लगा। और तो इसके अलावा हम देखते हैं कि समाज जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो जनपद महाजनपद है, ये बेसिकली ये व्यापार के केंद्र थे और ये शक्ति के केंद्र बने। यहाँ पे जो है जो शासक वर्ग थे वे जो है काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हुए और इन्होंने अपने जो है सीमाओं का विस्तार करना शुरू किया। तो इसमें वज्जी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और ये वज्जी वैशाली के थे, ठीक है। और लेकिन बाद में धीरे धीरे और भी जनपद थे और सभी जनपदों में लड़ाइयाँ होती रही, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है जैसे मगध, कौशल, वत्स और अवंती। वज्जी तो शक्तिशाली से थे ही और 16 जनपद हुआ करते थे। 16 जनपद में से 4 सबसे शक्तिशाली थे, वह थे मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ठीक है। और इनके बीच जो है निरंतर लड़ाइयाँ होती रहती थी। ये कुछ नहीं, सुबह उठते थे बस जो है सोचते थे किस प्रकार से जो है इनको हराया जाए, इससे लड़ा जाए, इसको मारा जाए, और इस तरह से जो है ये हमेशा लड़ते ही रहते थे। और अंतिम में कई लड़ाइयों के बाद जो है श्रेष्ठता की लड़ाई में, इस लंबी लड़ाई में
मगध जो है अंतिम विजेता के रूप में उभरा, इसलिए मगध का नाम जो है बहुत मशहूर भी है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे दिए हैं कि कितने महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद हैं। तो ये मगध है, ठीक है, कौशल, वत्स, अवंती, काशी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, वज्जी, मल्ला, गंधार, चेदी, मत्स्य, असक्का, ये इसे अश्माका भी कहते हैं, कंबोज और अंग, ठीक है। ये देख सकते हैं बेसिकली जो मैंने सबसे पहला वो लगाया था, ये देखिए ये यहाँ पे जो है ये 16 जनपद दिए गए हैं और इनकी कैपिटल्स दिए गए हैं। जो मैं क्लास नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसमें इसे क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूड किए गए हैं और साथ ही नोट्स के रूप में जो है ये सब कुछ बताया गया है कि इसमें कितने जो है महाजनपदों के नाम बताए गए हैं, ठीक है। और जब मैं गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूँगा तो इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पूछे गए हैं इस टॉपिक में से वो तो मैं प्रोवाइड करूँगा ही, साथ में जो है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आ सकते हैं, उसे भी मैं इंक्लूड करूँगा। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण किस प्रकार था। सामाजिक स्तरीकरण का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समाज जो है कई तबकों में बटा हुआ था। ऊंच नीच का तो हम जानते हैं, ठीक है, जाति व्यवस्था भी हम जानते हैं, लेकिन अमीर गरीब का भी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से समाज जो है एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी था, वह कई तबकों में बना हुआ था। कई मतलब कह सकते हैं कई जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, एक निचला पायदान, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, इसी को कहते हैं स्तरीकरण, ठीक है। तो इस अवधि के दौरान हम देखते हैं कि समाज में जो है संरचना थी वह जटिल थी, जटिल स्तरीकरण था। शूद्रों दासों की बात की जाती है। इसके अलावा चंडाल एक और यहाँ पे हम जाति देखते हैं, ठीक है। और इनकी जो भूमिकाएं थी, इनके जो कार्य थे एक दूसरे से भिन्न थे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये ऐसे हम कह सकते हैं कि इस तरह के रिलीजन थे जिन्होंने जो है एक रास्ता सब में फैलाया, एक सबको एक समान ट्रीट करते थे। तो इन धार्मिक आंदोलनों ने जो है वर्ण व्यवस्था को काफ़ी कठोर चुनौती दी, जाति व्यवस्था को तो बिल्कुल नकार ही दिया, ठीक है। और इस तरह हम देखते हैं कि समाज में जो है एक प्राचीन भारत में जो है सामाजिक गतिशीलता जो है देखने को मिली और बदलाव भी देखने को मिला। इसके अलावा जो शहर हुआ करते थे न, जो नगर हुआ करते थे, उसका काफ़ी उल्लेख मिलता है हमें कि जो बाहरी खतरों से बचने के लिए जो है अक्सर किलेबंदी की जाती थी, शहर की दीवारें होती थी। साथ ही जो है शहर में जो है विविध तरह के जो है समुदाय होते थे और उनके बीच में मेल जोल बढ़ता था। बढ़ावे के लिए जो है कई तरह से जो है समुदायों के विविध जो है तरीके से जो है एक पार्टिसिपेशन भी होता था। इसके अलावा जो है शहरों में विभिन्न देवताओं को समर्पित होने वाले मंदिर थे, धार्मिक इमारतें थी, आध्यात्मिक विविधता वाले जो है केंद्र हुआ करते थे अध्यात्म के लिए, योग के लिए। तो ये हमें विविधता को दर्शाती है। इसके अलावा जो है व्यापार और दैनिक जीवन के लिए सुव्यवस्थित नागरिक सुविधाएं थी, जैसे कि बाजार हो गया, बुनियादी ढांचा हो गया, सराय हो गया, ठीक है, ये सब हुआ करते थे। और शहर जो है विभिन्न वर्णों समुदायों के बीच अलग अलग स्तर के सामाजिक स्तरीकरण और असमानताओं के साथ जो है पदानुक्रमित सामाजिक संरचना को दर्शाते हैं। तो बेसिकली जो है समाज में जो है बिल्कुल जो है कई तबके के लोग रहते थे, उनके बीच असमानताएं भी थी, उनका पदानुक्रमित मतलब तो हायरार्की थी, ठीक है। तो ऐसी सामाजिक संरचना शहरों में झलकती थी, ठीक है। और इसके अलावा जो शहर जो थे तो विविध थे ही, क्योंकि वहाँ पे कई राज्यों के लोग आकर के रहते थे। एक राज्य के लोग जो है व्यापार करने के लिए दूसरे राज्य में जाते थे, ठीक है। उन्हें विदेशी भी कई मौक़ों पे कहा गया है। मतलब जो है विदेशी का मतलब ये नहीं कि कोई 7 समुंदर पार से आते हैं, मतलब कोई अलग राज्य का आया हुआ है तो उसे भी विदेशी कहा जाता था। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिदृश्य को ये जो भी ये समय था, 6ठी शताब्दी का जो यह समय था, ये महत्वपूर्ण जो है एक हमें ओवरव्यू प्रदान करता है। इसके साथ ही मैंने जैसे बताया कि चंडाल जो है वह 5वां वर्ण कहा जाने लगा। ये शूद्रों से भी नीचे इनको कहा जाता था कि इनका जो स्टेटस है वह लोअर देन शूद्रास है। चंडाल को अछूत माना जाता था। ऐसा प्रतीत होता था कि वे बस्तियों के किनारे पर रहने वाले लोग थे, जिन्हें या तो अतिक्रमण करने वाले ने वहाँ रहने के लिए मजबूर किया था। यहाँ मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो उनकी जगह थी वहाँ पे किसी ने कब्जा कर लिया था, उनको जो है वहाँ पे मजबूर किया था कि वहाँ जा कर के रहे।
या तो वे जो है जहाँ वे शिकार और भोजन इकट्ठा करते थे वहाँ पर जा करके रहते थे। तो ये अटकलें लगाई गई हैं कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। उनके व्यवसाय थे जैसे कि रस्म मैट बुनना और शिकार करना, और बेहद निम्न स्तर की दृष्टि से उन्हें देखा जाना, उन्हें चंडाल बोला जाता था। और बेसिकली चंडाल जो है ना, और जो जहाँ पे लाशें वगैरह जो जलाई जाती है मुर्दाघर में, उन चंडालों का ही काम होता था। और लाशों को जो पीटना होता था, तो ये भी जो है चंडालों का काम होता था। तो इस तरह से ये भी एक वर्ण इसे कहा जाता है। तो बेसिकली दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। और बेसिकली इस चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये मैंने इस क्लास नोट्स में डाल दिए हैं। ये मैं आज जो है इसे थोड़ी देर में इसे प्रोवाइड करूँगा। हो सकता है शाम तक मैं जो है ये आपको ये क्लास नोट्स जो है प्रोवाइड कर दूँ। थैंक यू वेरी मच।